गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आज आप लोगों के साथ यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से निम्नलिखित रूपांतरण के तहत जब मनुष्य ने अतीत में अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज मिल रही है और समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। बीच में वीडियो के माध्यम से आपको क्लास मिलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा और अब हमें उम्मीद है कि लगभग वीडियो में भी क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी, चाहे वह एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो चाहे वह ज्योग्राफी का सेक्शन हो। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए समझते हैं पहले अपने प्रीवियस क्लास को, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया है, लेकिन हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने अभी तक समझा है। हमने जो समझा है पहले उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या हमने आपके साथ चर्चा किया है। तो हमने सबसे पहले यह डिस्कशन किया था, तो सैद्धांतिक पक्ष है, कौन सा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष, इसका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हमने कई बिंदुओं की चर्चा किए हैं। इसमें अगर हम बिंदुओं की बात करें, सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि एक संकल्पना होती है जिसको कहा गया है निश्चयवाद। ये जो निश्चयवाद की संकल्पना है, इसी के तहत हम लोग पढ़ते हैं एडॉप्टेशन। क्या पढ़ते हैं? एडॉप्टेशन अर्थात अनुकूलन। क्या पढ़ते हैं? अनुकूलन। हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है कि मनुष्य चूंकि विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, लेकिन अनुकूलन करने के साथ साथ मनुष्य प्रकृति में कुछ छेड़छाड़ भी करता है, जिसको हमने कहा है रूपांतरण। तो हमने दूसरा स्टेप देखा था रूपांतरण का। कौन सा स्टेप देखा था? रूपांतरण का। और रूपांतरण में भी हमने इसके 4 पार्ट को डिफाइन किया है। सबसे पहला जो रूपांतरण था उसको हमने कहा था, उसको कहते हैं निम्नीकृत रूपांतरण। क्या कहा गया था? सबसे पहला जो था उसको कहते हैं, यहां पर था संरचनात्मक रूपांतरण। क्या कहते हैं? संरचनात्मक रूपांतरण। सबसे पहला रूपांतरण यही था। इसके विषय में हम लोग डिस्कशन किए थे। जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक रूपांतरण। और इसके पश्चात जो दूसरा टर्म आता है वहां पर है निम्नीकृत रूपांतरण। क्या है? निम्नीकृत रूपांतरण। हमने कहा कि जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु, आवश्यकता से आगे बढ़ के बात करते हैं, जब मनुष्य अपनी इच्छा की आपूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करता है तो उसको कहते हैं निम्नीकृत रूपांतरण। और इसी की चर्चा हम प्रीवियस क्लास में किए हैं। तो अब समझते हैं कि मनुष्य ने जब अतीत में अविवेकपूर्ण तरीके से किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। यहां पर कई तथ्यों की चर्चा की गई है अतीत में, और हमने डिस्क्राइब भी किया है कि किस प्रकार से मनुष्य जब कालक्रम में विकसित हुआ है तो सबका दारोमदार या सबका कह सकते हैं लोड किसके ऊपर पड़ा है? तो वनस्पतियों के ऊपर पड़ा है। निम्नलिखित रूपांतरण में मनुष्य जब अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है उसका दुष्परिणाम किसके ऊपर पड़ता है? तो हरे वनस्पतियों के ऊपर पड़ा है। ऊपर पड़ा है हरे वनस्पति। हमने आपके साथ चर्चा भी किया था कि मनुष्य चूंकि अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु
जब प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करता है, चाहे वह दोहन ऊर्जा के लिए किया हो, चाहे वह इमारती लकड़ी के लिए किया हो, चाहे भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए किया हो, जिस भी रूप में किया हो, सबका मिला जुला के निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य ने किसके ऊपर अटैक किया था, प्रहार किया था, तो हरे वनस्पतियों के ऊपर प्रहार किया था। अब जो हरे वनस्पति होते हैं इसके बहुत से उद्देश्य होते हैं। इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमको समझना होता है। यहां पर अगर हम बात करें हरे वनस्पति के कौन कौन से यहां पर लाभ हैं, यहां पर अगर हम लाभ की बात करें तो हरे वनस्पति का एक होता है पारिस्थितिकीय महत्व। कैसा महत्व है? पारिस्थितिकीय महत्व होता है। हरे वनस्पति का सामाजिक महत्व होता है। कैसा महत्व होता है? इसका सामाजिक महत्व होता है। इसका आर्थिक महत्व होता है। कैसा महत्व होता है? आर्थिक महत्व होता है। चाहे आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक महत्व के दृष्टिकोण से, चाहे पारिस्थितिकीय महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो अतीत में मनुष्य ने सबसे ज्यादा जो अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया है वह इसी हरे वनस्पति का ही किया है। किसका किया है? हरे वनस्पति का ही अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया है। उससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, सबसे पहली समस्या तो उत्पन्न होती है पारिस्थितिकीय महत्व की। अर्थात जब वृक्ष का अविवेकपूर्ण तरीके से कटाव किया जाता है, इसी को कहते हैं वृक्षों का कटाव। क्या कहते हैं? वृक्षों का कटाव, या इसी को कहते हैं हम लोग, वैसे इस पर एक पूरा आप चाहें तो निबंध भी लिख सकते हैं। हम लोग कालांतर में इसकी चर्चा करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो। अभी तो सिर्फ उतना ही यहां पर प्रयोग करेंगे जिस एनवायरमेंट इकोलॉजी हमारे समझ में आ जाए। इसी को कहते हैं वन अपरोपण। क्या कहते हैं? वन अपरोपण की समस्या। वन अपरोपण यही कहलाता है जब वृक्षों का हम कटाव करते हैं अविवेकपूर्ण तरीके से। तो यहां पर हमने कहा पारिस्थितिकीय महत्व, जब वृक्षों का कटाव किया गया अविवेकपूर्ण तरीके से तो इससे क्या होता है? पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलित होता है। असंतुलन, पारिस्थितिकीय तंत्र का क्या होता है? असंतुलन होता है, क्योंकि इसका पारिस्थितिकीय महत्व है। यहां पर कौन कौन सी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। यहां पर अगर हम चर्चा करें तो कई ऐसे बिंदु हैं जो समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहला तो हमको समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारा, यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर सबसे पहला है वायुमंडलीय असंतुलन। कैसा है? वायुमंडलीय असंतुलन। अर्थात जो CO2 है और O2 है तो एक संतुलित रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता था, यह असंतुलित हो गया और इसके असंतुलित होने से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। जब वृक्षों का हम कटाव करेंगे, वृक्ष करता क्या है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और उसके बदले में वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यही उसका मुख्य कार्य है। और जब आपने वृक्ष को काट दिया तो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है ये घट गया, अर्थात एटमॉस्फेयर में अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का संतुलन अधिक होना चाहिए वह अब घट गया। इसका तात्पर्य है CO2 बढ़ रहा है और O2 घट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक समस्या तो यही मिलती है जो हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, अर्थात एयर पॉल्यूशन की समस्या। कौन सी समस्या होगी? एयर पॉल्यूशन की समस्या। एक समस्या तो यही उत्पन्न हो गई। और कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? इसके साथ साथ आपको देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैस की। और ग्रीन हाउस गैस का ही तात्पर्य अगर हम बात करें, इसी का तात्पर्य है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। कौन सी समस्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है यही आपका ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित है, एयर पॉल्यूशन है।
अर्थात इस पे हमको चर्चा करनी है, ये सब हमको पढ़ना है। लेकिन ये सब उत्पन्न कैसे हो गया, ये हमारे बात समझ में आनी चाहिए। अतीत में जब मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधन का दोहन प्रारंभ किया, और उसमें से सिर्फ हम एक ही प्राकृतिक संसाधन का अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वह एग्जाम्पल है हरे वनस्पति। जब मनुष्य ने हरे वनस्पति का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन प्रारंभ किया, तो उसके परिणाम स्वरूप एक अभी हम सेगमेंट ले रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलित हो रहा है। और इसमें जब वायुमंडल का असंतुलन होता है तो CO2 और O2 असंतुलित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा एयर पॉल्यूशन की समस्या आती है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देखने को मिलती हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तन की समस्या देखने को मिलती है। क्या इतनी ही समस्याएं हैं? क्या नहीं, और भी समस्याएं हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसको भी समझते हैं। अगर और समस्या की हम बात करें तो यहां पर कई समस्याएं और हमको देखने को मिलती हैं, की बात हम कर लेते हैं। कौन कौन सी समस्याएं और हो सकती हैं, क्या देते हैं। पहला तो हो गया हमारा, यहां पर जो दूसरी समस्या हमको देखने को मिलती है, अगर हम वनस्पति का कटाव करते हैं, वनस्पति करती क्या है, यह मृदा को बांध के रखती है। ध्यान रखिएगा, मृदा को बांध के रखती है ना, बात सही। मृदा को बांध के रखती है। और जब वनस्पति का आप कटाव कर देंगे, आप स्वतः समझिए, यहां पर कोई एक वृक्ष था, यहां पर इन सबको हटा देते हैं, क्योंकि और सबको यहां पे हम नहीं, बाकी सबको हटा देते हैं, केवल एक ही सेगमेंट लेते हैं, बाकी हमारे पास थोड़ा स्पेस रहे, तो बात बन। यहां पर हम एक वृक्ष बना देते हैं और समझते हैं कि यहां पर सपोज दैट यहां पर एक कोई वृक्ष है, दाएं हैं, यहां पर जड़ें हैं, और जड़ के माध्यम से ये क्या करता है, यहां पर मृदा है, तो पौधा है। ये पौधा करता क्या है, काफी बड़ा पौधा है, यह मृदा को बांध के रखता है अपनी जड़ों के माध्यम से। जब आप वनस्पति का कटाव करेंगे तो चूंकि वनस्पति के साथ, वृक्ष के साथ जड़ भी समाप्त हो जाएगी, और जब जड़ समाप्त हो जाएगी तो जो मृदा है, जो पहले एक प्रकार से मृदा को संरक्षित करने का कार्य यह पौधा करता था, अब वह पौधा तो है नहीं, अर्थात मृदा अब असंगठित हो, बंधन से मुक्त हो गई। और ऐसे में वायु के माध्यम से या वर्षा जल के माध्यम से, दोनों प्रकार से जब वृक्ष का कटाव होता है, तो वृक्ष के कटाव हो जाने से मृदा जो बांध के रखने का कार्य करता है, वृक्ष हटेगा तो मृदा का दो प्रकार से यहां पर क्षरण होता है, मृदा का अपर्दन होता है। क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। मृदा का अपर्दन अर्थात मृदा का कटाव होता है, किसके माध्यम से होता है, एक तो इसका कटाव होता है वायु द्वारा, किसके द्वारा, वायु द्वारा, और एक इसका कटाव होता है जल द्वारा। जल में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं वर्षा जल। कौन सा जल, वर्षा जल। तो वर्षा जल के माध्यम से भी मृदा का कटाव होता है, और वायु के माध्यम से भी मृदा का कटाव हो जाता है, क्योंकि मृदा को बांध के रखने वाला जो एलिमेंट था वह अब एब्सेंट हो चुका है हमारे कृत्यों के कारण। तो ऐसे में यह वृक्ष काफी अहम भूमिका निभाता था, जो मृदा को बांध के रखता था। साथ में आप स्वयं सोचिए, वृक्ष की जो कैनोपी होती थी, यह वर्षा जल जब ऊपर से आता था तो वर्षा जल के माध्यम से जो बूंद के आघात होते थे सतह पर, उससे मृदा के कण असंगठित हो जाते थे। तो वृक्ष की जो टहनियां और पत्तियां होती थी, वह वर्षा जल को प्रत्यक्ष रूप से सतह पर आने नहीं देता था, अर्थात उनकी गति को नियंत्रित करता था। उसके पश्चात जल की बूंदें नीचे आती थी, और आती भी थी तो वृक्ष की जड़ें उन मिट्टी को बांध के रखती थी, अर्थात बहुत सहजता से, ध्यान रखिएगा, सहजता से वर्षा जल या वायु के माध्यम से इन मृदा का कटाव नहीं हो पाता है। लेकिन जब वृक्ष कट जाएगा तो एक तो बूंदों का प्रत्यक्ष आघात होगा, जिसको हम कहते हैं, बूंद जब प्रत्यक्ष रूप से गिरेंगी तो यहां पर बूंदाघात होता है। क्या होता है, बूंदाघात।
यह भी एक अपर्दन का प्रतिरूप है। क्या है? ये भी एक अपर्दन का प्रतिरूप है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बूंद के माध्यम से जो मिट्टी का कटाव है ये होता है, बूंदाघात होता है, परत अपर्दन होता है, रील अपर्दन होता है, सब हमको पढ़ना होता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। लेकिन यहां पढ़ रहे हैं कि जब वृक्ष का कटाव होता है तो वृक्ष के कटाव से मृदा का भी अपर्दन होता है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या इतनी ही बातें हैं? क्या नहीं, और भी बातें हैं। और कौन कौन सी बातें हैं? जब वर्षा का जल गिरता था, बूंद का आघात होता था, तो वर्षा का जल धीरे धीरे ऐसे जब आगे बढ़ता था, आगे बढ़ने के कारण यह वृक्ष की तने से टकराता था, और जो सतही जल है या वर्षा का जल है यह अबाध रूप से आगे नहीं बढ़ पाता था, अर्थात इसमें बाधाएं उत्पन्न करता था यह वृक्ष। लेकिन जब वृक्ष का हमने कटाव कर दिया तो यह जो वर्षा का जल है यह अबाध रूप से आगे बढ़ता है। तो वर्षा जल है, कौन सा जल? वर्षा जल, यह अबाध रूप से आगे बढ़ेगा, बगैर किसी व्यवधान के आगे जब बढ़ता है तो परत दर परत मिट्टी को काट देता है, और इसी प्रकार वायु भी करती है। तो वृक्ष एक अहम भूमिका निभाता है मृदा को बांध करके, साथ में मृदा को उर्वर बनाता है। क्या बनाता है? उर्वर बनाता है। क्या आप समझ रहे हैं? इसको उपजाऊ बनाता है, क्योंकि वृक्ष की जो वनस्पतियां, मतलब जो उसके कह सकते हैं कार्बन मटेरियल है, जिसमें हम पत्तियों की बात करते हैं, ह्यूमस, जब पत्तियां इस मिट्टी में आकर के मिलती हैं तो इससे ह्यूमस जनरेट होता है, जिससे मृदा उपजाऊ होती थी। तो यह पौधा जो है मिट्टी को बांध के रखता था, मिट्टी को उर्वर बनाता था, और हमने क्या किया, इस पौधे को काट दिया। तो पौधे को काट दिया तो एक तरफ तो मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो गई, मृदा अपरदन के साथ साथ जो हमारी उपजाऊ मृदा है यह वहां से पलायन कर गई, यहां से दूर हट गई। ये समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर यह बात हमको समझना चाहिए कि वृक्ष के कटाव से मृदा अपरदन की समस्या के साथ साथ उपजाऊ मृदा का भी क्या होता है, कटाव हो जाता है। परिणाम क्या निकलेगा और क्या होगा, तो हम और भी बातें कर लेते हैं। यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, तो हटाते हैं, हटा देते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि उर्वर बनाती है, मृदा को बांध के रखती, और क्या करती है वनस्पति, और भी बहुत से काम करती। क्या करती है? यह जो करती है जल चक्र की प्रक्रिया को संपादित करती है। कौन सी प्रक्रिया? जल चक्र की प्रक्रिया। बात आपको स्पष्ट होगी, क्योंकि वनस्पति क्या करती है, आप समझिए बहुत ध्यान से। जब वर्षा का जल गिरता है, एक तो उसकी गति में रुकावट आ जाती है, इसलिए बूंदाघात से होने वाला अपरदन नियंत्रित हो जाता है, और जब जल धरती पर आ भी जाता है तो यह जब फ्लो करने का प्रयास करता है तो वृक्ष के जो तने हैं यह उसको अबाध रूप से जाने नहीं देते हैं, अर्थात उसकी गति को नियंत्रित कर देते हैं। तो सतही जल के माध्यम से जो मृदा का परत अपरदन होता है वो भी रुक जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, परत अपरदन होता है। साथ में यह जब जल धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि अवरोध है, तो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, क्या वृक्ष की जो जड़ें होती हैं ये क्या काम करती हैं, रंध्रा अवकाश उत्पन्न करती हैं। क्या विकसित करती हैं? रंध्रा अवकाश बनाती हैं। तो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं यह क्या करती हैं, यहां पर बनता है रंध्रा अवकाश। क्या बनता है? रंध्रा अवकाश बनता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं रंध्रा अवकाश, और इसी रंध्रावकाश के माध्यम से जो सतह का जल है, जो अबाध रूप से, अबाध तो अभी हम नहीं कहेंगे, जब वृक्ष हटेगा तब ना अबाध होगा, तो जो वर्षा का जल है यह रंध्रा अवकाश के माध्यम से क्या करता है, अंतः स्पंदित होता है। क्या होता है इसका? रंध्रा अवकाश के माध्यम से सतही जल का, किसका? सतही जल का क्या होता है, अंतः स्पंदन होता है। क्या होता है? अंतः स्पंदन होता है। अंतः स्पंदन का तात्पर्य होता है
या रिस रिस करके अंदर की तरफ जाता है। और जब रिस रिस के अंदर की तरफ जाता है तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। क्या होता है? अंतः स्पंदन से क्या होता है? इससे ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है, रिचार्ज हो जाता है। और जब रिचार्ज हो जाता है तो फिर भविष्य में हम लोग इसी जल का प्रयोग करते हैं अन्य कार्यों में, पीने के लिए, कृषि के लिए और दृष्टिकोण से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया? वृक्ष को काट दिया। उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे हम बात करें इमारती लकड़ी का हो, चाहे औषधि के लिए, किसी भी कारण से, या वहां की जमीन को प्राप्त करने के लिए, हमने क्या किया? उस वनस्पति को काट दिया। जब वनस्पति का हमने कटाव किया तो वनस्पति के कटाव करने के साथ ही एक समस्या तो ये उत्पन्न हो गई, तो हमारा एटमॉस्फेयर में संतुलन था एक बिगड़ गया। इसके आज हमारे सामने प्रमाण उपस्थित हैं, जलवायु परिवर्तन रूपी और एयर क्वालिटी रूपी। दोनों समस्याएं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हैं। दूसरी समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जो मृदा का एक प्रकार से इसकी उत्पादकता थी वह कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि वृक्ष क्या करता था? मृदा को बांध के रखता था, मृदा को उपजाऊ बनाता था। जब वृक्ष कट गया तो मृदा का अपरदन हो गया, अर्थात उपजाऊ मृदा का कटाव होने लगा। और जब उपजाऊ मृदा का कटाव होगा तो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न ही होंगी, अर्थात हमारे पास खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो उपजाऊ मृदा मेरे पास कम हो गई, अपरदन हो गया। साथ में अगर हम बात करें यहां पर अगर हम और बात करें, साथ में एक बात और देखने को हमको मिलती है, और वो होता है कि यहां पर अगर हम कोई फसल उगाते भी हैं तो हमको चाहिए क्या? साथ में उस फसल के लिए जल चाहिए। और हमने क्या किया? कृत्रिम तरीके से जल देने का प्रयास किया। क्योंकि अब वनस्पति है नहीं, वर्षा हो नहीं रही है, तो पौधा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, अब रिचार्ज हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वनस्पति के काटने से जड़ें जब समाप्त हो जाएंगी तो हमारे रंध्रावकाश भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। यहां पर क्या, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमने कहा कि जब वनस्पति का हम कटाव करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है। यहां पर वनस्पति के कटाव से, एक तो हमारा जो वायुमंडलीय संतुलन है ये बिगड़ जाता है, वायुमंडलीय संतुलन प्रभावित होता है, पहली समस्या। दूसरी अगर हम समस्या की बात करें तो यहां पर मृदा का कटाव होता है, अर्थात अपरदन होता है। क्या होता है? अपरदन होता है। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, या हम बात करें भूमिगत जल स्तर में क्या आएगी? गिरावट आएगी। और इन सब का निष्कर्ष ये निकलेगा, भूमिगत जल स्तर में गिरावट और मृदा का कटाव, कि जो हमारे खाद्यान्न है, क्या है? खाद्यान्न का संकट होगा। कैसा संकट होगा? खाद्यान्न का संकट। स्वाभाविक सी बात है। और हम लोग अधिक मात्रा में खाद्यान्न को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? अब ग्राउंड वाटर को निकालने का प्रयास करेंगे, तो इससे हमारा भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे गिरता चला जाता है। तो समस्याएं तो हैं। साथ में अगर देखो एक बात और देखने को मिलती, वृक्ष जहां से आपने काटा, तो यहां पर खाद्यान्न संकट का तात्पर्य क्या है? सूखा। क्या हो गया? सूखा हो गया, सूखा की समस्या हो गई। साथ में अगर आपने वृक्ष का कटाव किया तो यह मृदा को बांध के रखता है, और मृदा को जब बांधने वाला एलिमेंट एब्सेंट हो जाता है, ऐसे में भूस्खलन की भी समस्या आती है। कौन सी समस्या आती है? भूस्खलन की समस्या आती है। ये भी समस्या है, भूस्खलन की समस्या। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पौधे क्या करते हैं? मृदा को बांध के रखते हैं,
और बांध के रखने के परिणाम स्वरूप ही यहां पर भूस्खलन की समस्याएं नहीं आती हैं। और जब वृक्ष आपने काट दिया तो वृक्ष की जड़ें समाप्त हो गई, जड़ें समाप्त हो गई तो मृदा अब वहां से खिसक जाएगी, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये वहां से डिस्प्लेस हो जाती हैं, जिससे भूस्खलन की भी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या, मैदानी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्याएं, ग्राउंड वाटर जो हमारा रिचार्ज होता था इसकी समस्याएं, क्या इतनी ही समस्याएं हैं? क्या और भी अनगिनत समस्याएं हैं। इतनी समस्याएं गिनाई जाए, जितना गिनाया जाए उतना कम है, लेकिन कुछ समस्याओं की चर्चा और हम कर देते हैं, एक आध दो समस्याओं की चर्चा। यहां पर अगर हम बात करें, एक समस्या और हमको बहुत विकट रूप में देखने को मिलती है, और इसको हटा के वहां पर लिख देते हैं, और वो समस्या है यहां पर, ये है यहां पर जिसको कहते हैं बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या कैसे उत्पन्न हो गई? बहुत बेसिक बात है। पौधा जब कटा, जिस क्षेत्र से हटाया गया, वहां पर जब वर्षा का जल आता है तो वर्षा का जल पहले धीरे धीरे मंद गति से आगे बढ़ता था, मृदा का कटाव होता नहीं था, और यह जल धीरे धीरे से छोटे नालों के माध्यम से, नहर के माध्यम से फिर नदियों में जाता था, और धीरे धीरे ये सागर या महासागर में मिल जाता था। लेकिन जब हमने वृक्षों का कटाव किया, तो जहां से हमने वृक्ष का कटाव किया वहां पर मृदा अपरदन की समस्या बढ़ गई, अर्थात हमारे पास अवसाद बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? मृदा अपरदन से होता है अवसादीकरण। क्या होता है? अवसादीकरण की समस्या। ये अवसाद जो हैं वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंच जाते हैं, और वर्षा का जल पहले ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता था। अब चूंकि पौधे हैं नहीं, जड़ें हमारी समाप्त हो गई हैं, रंध्रावकाश है नहीं, ऐसे में ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है, तो जो भी वर्षा का जल था यह एक साथ अबाध रूप से बहुत तीव्रता से नदियों में पहुंचता है, और साथ में बहुत अपार मात्रा में अवसाद को लेके जाता है। तो जब अवसाद यहां से लेके जाएगा तो इस अवसाद का क्या होता है? लो लैंड एरिया में, कहां पर? लो लैंड एरिया में, अर्थात निचले क्षेत्रों में क्या होता है? अवसाद का जमाव होता है। क्या होता है? अवसाद का जमाव किया जाता है। और जब अवसाद का जमाव किया जाता है निचले क्षेत्रों में, इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होता है? नदी बेसिन पिछली होती, क्या होती है? पिछली होती है, और इससे क्या होता है? जल भराव होता है। क्या होता है? जल भराव होता है। भाई नदी बेसिन में अगर अवसाद लाके डंप कर दिया जाए तो जल आजू बाजू के क्षेत्रों में फैल जाता है। यहां पर बाढ़ की समस्या, तो यहां पर जो लोग फसल उगा रहे थे इनकी फसल बाढ़ से समाप्त हो गई। यहां के लोग जो फसल उगा रहे हैं अब सूखे की समस्या से एक ग्रसित हैं, क्योंकि यहां पर अब वर्षा हो नहीं रही है, जल स्तर धीरे धीरे डाउन कर रहा है। तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं, जितनी बात की जाए उतनी कम है, और प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का यहां पर जिक्र कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपको एक बात तो अवश्य समझ में आ गई होगी कि सिर्फ हमने एक उदाहरण लिया, हरे वनस्पति का कटाव, और हरे वनस्पति के कटाव से हमको वायु प्रदूषण की समस्या समझ में आ रही है, जल प्रदूषण की समस्या समझ में आ रही है, मृदा प्रदूषण की समस्या समझ में आ रही है, बाढ़ की समस्याएं समझ में आ रही हैं, सूखा की समस्याएं समझ में आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं समझ में आ रही हैं। इतना ही नहीं, इसके कटाव से प्राकृतिक आवास का क्या होता है? तो हमारे प्राकृतिक आवास हैं, प्राकृतिक आवास का क्या होगा? विनाश होता है। प्राकृतिक आवास का जब विनाश होगा, परिणाम होगा मानव वन्य जीव का संघर्ष हो, क्योंकि जो इन क्षेत्रों में रहने वाले प्राणी हैं, ये प्राणी का जब मूल आवास या प्राकृतिक आवास विनष्ट होगा तो ये मजबूर होकर के रिहायशी इलाकों में जाएंगे। तो आवास तो समाप्त हो गया,
या हम कहें कि जहां पर उनका प्राकृतिक आवास था वहां पर अब रिहायशी इलाके बन गए। तो वैसे तो मूल निवास तो वहां पर वहां के वन्य जीव प्राणियों का था, लेकिन मनुष्य ने वहां पर उसको हटा करके अपना आवास बना लिया। तो मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याएं हमको देखने को, तो ये सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं सिर्फ एक कारण से, और वो कारण है कि जब मनुष्य ने अतीत में अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, और उसमें से सिर्फ हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, हरे वनस्पति का कटाव। ये समस्याएं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रही हैं। तो इसी पार्ट को अब हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, जहां पर हम समझेंगे कि रूपांतरण में पहला स्टेप जो था उसका नाम था संरचनात्मक रूपांतरण। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्य करता है तो, लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करता है, उसी को कहते हैं निम्नीकृत रूपांतरण। और उसके आगे की चर्चाएं जो हैं उसमें एक होता है, देखते हैं, लिख लेते हैं तो लिख लेते हैं। हमने आपसे कहा कि रूपांतरण के 4 स्टेप हैं, है ना, हो सकता है समाप्त हो जाए। पहला था जिसको कहते थे संरचनात्मक रूपांतरण। क्या कहते थे? संरचनात्मक रूपांतरण। इसमें मनुष्य क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकता, क्या मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्य करता है। लेकिन जब अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु कार्य करता है तो उसको कहते हैं निम्नीकृत रूपांतरण। निम्नीकृत रूपांतरण में क्या होता है, यहां पर इच्छा की पूर्ति हेतु, किसके लिए? इच्छा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कैसा दोहन करता है? अविवेकपूर्ण तरीके दोहन करता है। अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है? दोहन होता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, इसी के तहत हमने उदाहरण लिया है हरे वनस्पति का। तो यहां पर दोहन किया जाता है, लेकिन दोहन जब किया जाता है तो क्या तुरंत समस्याएं उत्पन्न होती हैं? क्या नहीं, समस्याएं कुछ समय पश्चात उत्पन्न होती। तो जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसको कहते हैं ह्रास पर आधारित रूपांतरण। क्या है? ह्रास पर आधारित रूपांतरण। ह्रास पर आधारित का रूपांतरण का तात्पर्य है यहां पर समस्याएं प्रकट होती। क्या होती हैं? यहां पर समस्याएं प्रकट होने लगती हैं। यहां पर समस्याएं क्या होती हैं? प्रकट होने लगती हैं। और इन्हीं समस्याओं में हमारे पास आता है एयर पोल्यूशन, इसी में आता है मृदा पोल्यूशन, इसी में आता है बाढ़, सूखा, जो समस्याएं कहें सब इसी के तहत आता है। लेकिन इसका मूल कारण कहां पर जन्म लेता है? यहां पर जन्म लेता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करता है तो उसकी जब समस्याएं, उसके कारण जब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, इसी को कहते हैं ह्रास पर आधारित रूपांतरण। लेकिन एक बात यही है, क्योंकि मनुष्य विशिष्ट प्राणी है और अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है, और अपनी इसी विशिष्टता के कारण प्रकृति में रूपांतरण भी करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु भी करता है। और जब इच्छा की पूर्ति हेतु रूपांतरण करता है तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उस समस्या का समाधान भी करना मनुष्य जानता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। तो मनुष्य अपनी विशिष्टता के कारण ही प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? यहां पर लास्ट में करता है संरक्षित रूपांतरण। क्या करता है? संरक्षित रूपांतरण। अर्थात यहां पर समस्याओं का क्या? समस्याओं का समाधान भी करता है। क्या करता है? समाधान भी करता है। ये बातें होगी, अर्थात इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को प्रत्येक समस्या का समाधान भी पढ़ना पड़ता है। और हम लोग समस्या का समाधान कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्राणी है। और इसी रूपांतरण में हमने आपसे यह डिस्कस किया था, जो यह निम्नीकृत रूपांतरण है, इसी को हम नाम देते हैं क्या? इसी को कहते हैं संभववाद। क्या कहते हैं?
संभववाद। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम संभववाद की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मेन सैद्धांतिक पक्ष यही है। एक है निम्नीकृत अर्थात निश्चयवाद है, निम्नीकृत नहीं, निश्चयवाद है, उसके परिणाम स्वरूप संभववाद। लेकिन उस बीच में कुछ एक कहानी थी, उस कहानी को हमने आपके साथ साझा किया है। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें होगा संभववाद। संभववाद की हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उसी के साथ हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से निश्चयवाद और संभववाद के मध्य में एक विवाद उत्पन्न होता है और उसी विवाद की समस्याओं का समाधान हम अगले 1-2 क्लास में करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।